नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इससे पहले हमने अध्याय पढ़ा था। पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति और उसके बारे में यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। यूरोप तथा एशिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप सामाजिक सत्ता का पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम याद रखने योग्य बातें। कुछ शब्दावली है जिसका अर्थ हमें पता होना चाहिए आप लोगों को। रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किसको कहते हैं? वह लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो परंपरा से जैसा चला आ रहा है उसको वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, उनको रूढ़िवादी कहते हैं। दूसरा है उदारवादी। उदारवादी क्या होगा? वह लोग जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। ऐसे सभी लोगों को उदारवादी कहते हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं। फिर है परिवर्तनवादी, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज का जो ताना बाना है उसमें परिवर्तन हो, उनको परिवर्तनवादी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या है? ऐसी विचारधारा जो उस बात में विश्वास रखती है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का आधिपत्य हो, अर्थात जो भी देश के अंदर पैदा होता है उस पर समाज का अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से जब किसान खेती करता है तो उसकी फसल पर किसान का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। तो उस विचारधारा को क्या कहते हैं? समाजवादी विचारधारा, और इसको कहते हैं समाजवाद। आगे निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही राजा का बिना रोक टोक शासन करना, अर्थात निरंकुश मतलब ऐसा राजा जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता, जो किसी की कोई सलाह नहीं मानता, जिसको कोई सलाह नहीं दे सकता, वह सब कुछ अपने अनुसार करता है, उसको निरंकुश राजा कहते हैं। यह होती है निरंकुश राजशाही। आगे है जदीदी। अब जदीदी क्या है? रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी जो हैं उनको जदीदी कहा गया है। आगे उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। जो उदारवादी थे वो ऐसा शासन चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। रूस के अंदर उस समय 3 तरह की मुख्य विचारधाराएं काम कर रही थी। नंबर 1 रूढ़िवादी, नंबर 2 रेडिकल, नंबर 3 उदारवाद। तो अभी हमने उदारवाद के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं रेडिकल क्या थे। जो रेडिकल समूह के लोग थे वो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में थे। वो क्या चाहते थे कि जो देश की आबादी है उसके जो बहुमत से सरकार बने, उसके आधार पर ही शासन चले। आगे रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों में के धीमी गति के पक्षधर थे। अब जो रूढ़िवादी जो परिवर्तन का हमेशा विरोध करते थे, अब उनको भी लगने लगा था कि वास्तव में परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। जो पुराने समय से परंपराएं चली आ रही है उनका भी सम्मान होना चाहिए। आगे औद्योगिकरण ने स्त्री और पुरुषों को कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। जब औद्योगिकरण हुआ तो उद्योगों में स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी काम करने लगे। इस प्रकार से एक नए ही समाज का सूत्रपात होने लगा। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए मताधिकार आंदोलन चलाया गया। जो वोट डालने का अधिकार है, उस समय तक जिनके पास संपत्ति थी जो पूंजीपति थे
उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। उसके खिलाफ जो मजदूर और किसान और औरतें थी, उन्होंने आंदोलन किए कि सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। फिर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। ये अगर हम एग्जैक्ट देखें, ये 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और इस युद्ध ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों जो महाद्वीप हैं, इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें से 70 लाख लोग केवल रूस के मारे गए। इसमें 2 गुट बने हुए थे। एक गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की जो केंद्रीय शक्ति थी। दूसरा था फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। इन दोनों के बीच में यह युद्ध हुआ और युद्ध बहुत भयानक हुआ, जिसने कई परिवर्तन ला दिए और यूरोप तथा मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी इस युद्ध के कारण हुई। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के विषय में कुछ जानकारी थी। आगे 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से होती है। अब 1905 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत खूनी रविवार से होती है। ये खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार 22 जनवरी 1905, क्या 22 जनवरी 1905 को क्या हुआ? कुछ सैनिक मजदूर अपनी एक याचिका लेकर शासक के पास जा रहे थे। शासक ने, जो जार था, जार वहाँ के शासक को जार कहा जाता है, जार ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे लगभग 1000 लोग मारे गए। ये घटना रविवार को हुई, इसलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। आगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थीं। केंद्रीय शक्तियाँ किस में थी? ये प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरा फ्रांस, ब्रिटेन व रूस मित्र राष्ट्र थे। ये दोनों, एक दल ये था और दूसरा दल ये था। इन दोनों के बीच में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे 3 जो महाद्वीप हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। अगला रविवार 25 फरवरी 1917 को सरकार ने डयूमा को बर्खास्त कर दिया। डयूमा क्या है? डयूमा रूस की संसद को कहते थे। किसको कहते थे? रूस की संसद को डयूमा कहते थे। ये 25 फरवरी को वहाँ के जार ने क्या किया? इसको बर्खास्त कर दिया। अब वह पूरी तरह से निरंकुश हो गया। आगे लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक रूस की एक राजनीतिक पार्टी का नेता था। किसका? बोल्शेविक जो रूस है उसकी एक राजनीतिक पार्टी का नेता था। इसने 3 मांगें रखी, जिनमें पहली मांग थी युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। दूसरी मांग थी पूरी ज़मीन किसानों को दे दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को ही क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस कहा गया। आगे जार ने 2 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ दी। अब 2 मार्च 1917 को गद्दी क्यों छोड़ दी? इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस समय जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए जार ने एक अपनी घुड़सवार टुकड़ी वहाँ पर भेजी, लेकिन घुड़सवार सैनिक भी आंदोलनकारियों के साथ मिल गए। उसके बाद कई और टुकड़ियाँ भी आंदोलनकारियों के साथ मिल गई और उन्होंने अपनी एक अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी और वहाँ से कैप्टन जो है
जार के पास गया और उसको कहा कि अब गद्दी छोड़ दो, जिससे मजबूरन जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार 2 मार्च 1917 को जार ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। आगे अक्टूबर 1917 की क्रांति, बोल्शेविक व अंतरिम सरकार में टकराव। जो अक्टूबर 1917 की क्रांति है वो बोल्शेविक जो एक पार्टी थी और अंतरिम सरकार जो 2 मार्च को बनी थी उसके बीच में टकराव के कारण हुई। अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस गृह युद्ध की चपेट में आ गया। अब जब अक्टूबर क्रांति हुई उसके बाद पूरे रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। अगला पॉइंट है, स्टालिन ने सामूहिकीकरण का सिद्धांत दिया। अब ये सामूहिकीकरण क्या था? स्टालिन ने कहा जो खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको मिलाकर बड़े खेत बना दिए जाएं। बड़े खेत होंगे तो उनसे किसानों को लाभ होगा और पैदावार भी होगी। आगे रूसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में समाजवाद तेजी से फैला। अब रूसी क्रांति ने क्या किया? संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और पूरे विश्व में समाजवाद जो है फैलने लगा। अगला पॉइंट है, 20वीं सदी के अंत तक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत प्रतिष्ठा में कमी आई, परंतु आज भी वहाँ समाजवाद के सिद्धांतों का सम्मान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन पर हमने चर्चा की। अब हम सीधे सीधे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 अंक वाले प्रश्न जो 1 नंबर में एग्जाम में आते हैं। पहला प्रश्न है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था? रूस में आर्थिक नीति को लेनिन ने प्रारंभ किया था, क्योंकि उसने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। आगे खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है? तो खूनी रविवार का संबंध 1905 की क्रांति से है, क्योंकि 1905 की क्रांति खूनी रविवार की घटना के बाद ही शुरू हुई। आगे रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासकों को जार कहा जाता था। प्रश्न 5 है, रूसी इतिहास के किस तिथि को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 फरवरी के समय आंदोलन जितने भी चल रहे थे उन सब का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, और वो ऐसे आंदोलन थे उसमें महिलाओं ने क्या किया, एक महिलाओं का जो उसका नेतृत्व महिला कर रही थी, उस दल ने एक फैक्ट्री को तालाबंदी घोषित कर दिया, जिसको देखते हुए अगले दिन ही मजदूरों ने 50 और फैक्ट्रियों को तालाबंदी कर दी। इस प्रकार एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया और बाद में इसी दिन को 22 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया। अगला प्रश्न, 1917 की रूस की क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? पेट्रोग्राद में हुआ। जो 1917 की रूस की क्रांति हुई उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? पेट्रोग्राद से। अब आगे प्रश्न है, रूस की संसद का क्या नाम था? तो ड्यूमा क्या था? रूस की संसद का नाम था। मनसेविक और बोल्शेविक के नेता कौन थे? तो मनसेविक के नेता कौन थे? केरेंस्की, और बोल्शेविक लेनिन। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां थी, इनके ये नेता थे। आगे प्रश्न 9, रूस के जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र कब दिया? 2 मार्च 1917 को, क्योंकि जब अंतरिम सरकार बन गई तो उसको त्यागपत्र देना पड़ा, राजगद्दी छोड़नी पड़ी। तो वो दिन कौन सा था? 2 मार्च 1917 का। कुलक कौन थे? रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जो संपन्न किसान थे जिनकी खेती बाड़ी अच्छी होती थी उनको कुलक कहा जाता था। प्रश्न 11 है, रूस के संदर्भ में कोल खोज क्या था? तो रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। ठीक है, अब ये तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हम 3 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? जो रूस है उसके
1905 से पहले सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक हालात कैसे थे, तो देख लेते हैं कैसे थे। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समाज मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच बटा हुआ था। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर समाज क्या था, मजदूर, अभिजात वर्ग और चर्च के बीच में बटा हुआ था। 3 तरह के वर्ग थे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। आगे, लगभग 85% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी थी। कारखानों से प्राप्त लाभ पर मालिकों का अधिकार था। मजदूरों, भूमिहीन किसानों व महिलाओं को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये 1905 से पहले की बात है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया। अब 1917 में रूस में जार के शासन के समाप्त होने के क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। पहला कारण, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी मारे गए। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें, चूँकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जार निकोलस का शासन था और वहाँ की जो लोग थे वो उसके बड़े खिलाफ थे, क्योंकि वह युद्ध नहीं करना चाहते थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके थे, चारों तरफ भूखमरी आ गई थी, तो ऐसे में उसका शासन समाप्त होना ही था। आगे, सैनिक युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं थे, वे युद्ध को जारी रखने के लिए सरकारी निर्णय के विरुद्ध थे। तीसरा पॉइंट क्या है, फौज और श्रमिकों ने पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण किया और जार के शासन का अंत किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था। तो इसका क्या उत्तर होगा। नंबर 1, रूस में अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। नंबर 2, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को जोड़कर विशाल जमीन का फार्म बनाया जा सकता था। सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकीकरण की प्रक्रिया कहलाई। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है, लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। ये हमने पहले बात की है। जो लेनिन है उसकी अप्रैल थीसिस क्या थी, उसने 3 मांगें रखी थी। पहली मांग थी युद्ध समाप्त कर दिया जाए, दूसरी मांग थी ज़मीन किसानों को दे दी जाए और तीसरी मांग बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों को मिलाकर ही लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। अब देखते हैं 5 अंक वाले क्वेश्चन। जो 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं इसमें मैंने केवल महत्वपूर्ण जो हेडिंग रहती है, महत्वपूर्ण पॉइंट है वही लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इनको विस्तार देना है, इनको विस्तार करके लिखना है। प्रश्न 1, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए और वो कौन कौन से परिवर्तन हुए वो देख लेते हैं। नंबर 1, नवंबर 1917 में अधिकतर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। तीसरा, निरंकुश राजतंत्र द्वारा प्रदान की गई उपाधियों पर रोक लगा दी गई। और चौथा पॉइंट है, व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ये सभी के सभी कब हुए, बोल्शेविक अक्टूबर क्रांति के बाद ये प्रमुख परिवर्तन हुए। प्रश्न 2 देख लेते हैं। रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े उनका वर्णन कीजिए। जो रूस की क्रांति हुई उसके पूरे विश्व पर प्रभाव पड़े, वो क्या क्या प्रभाव, मुख्य प्रभाव क्या क्या थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में श्रमिक जो कृषक थे, कृषकों का सम्मान बढ़ गया। अब जब रूस को कृषकों ने बदल दिया तो विश्व के जितने भी देश थे वो भी भयभीत हो गए और उन्होंने कृषकों का सम्मान करना शुरू कर दिया। उनको डर लगने लगा कि जैसे रूस में हुआ कहीं उनके देश में भी जो श्रमिक हैं, जो कृषक हैं, वो आंदोलित न हो जाए। दूसरा पॉइंट, 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद
अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें बनाई गई। रूस को देखते हुए दूसरे देशों ने भी साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। तीसरा पॉइंट, रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। अब जो पूंजीपति थे वो श्रमिकों पर अत्याचार नहीं कर पाते थे। अगर वो अत्याचार करते थे तो श्रमिक आवाज़ उठाने लगे थे, क्योंकि श्रमिकों को रूस की क्रांति के बारे में पता चल गया था। चौथा पॉइंट, अन्य देशों की सरकार भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है। अब जो अन्य देश हैं उनको भी लगने लगा कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, वह उनको मिलना ही चाहिए। अगर वह उनको नहीं मिलेगा तो वो आंदोलित होंगे ही। तो इतने रूस की क्रांति के पूरे विश्व पर ऐसे प्रभाव पड़े। प्रश्न 3 देख लेते हैं एक बार हम। खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है? इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। खूनी रविवार क्या था, तो क्या अभिप्राय है खूनी रविवार से? रूस के जार का शासन अत्याचारपूर्ण होना। जब रूस के जार का शासन अत्याचारपूर्ण हुआ तभी तो खूनी रविवार हुआ। दूसरा, जनवरी 1905 में रविवार को लोगों का जार से मिलना और याचिका देने का प्रयत्न, क्योंकि 2 जनवरी को जो लोग हैं वो जार से मिलना चाहते थे और उनको अपनी याचिका, अपना जो मांग पत्र है वो देना चाहते थे, लेकिन जार ने अपने सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए। अगला है, मिलने के स्थान पर मजदूरों पर हमला। हमले में 100 से ज़्यादा, 100 नहीं 1000 हैं, ठीक कर लेंगे। हमले में 1000 से ज़्यादा लोग मजदूर मारे गए और 300 घायल हुए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। तो इसको एक बार और अच्छे से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी? प्रश्न को दोबारा देखिए। 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या हालत थी? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि श्रमिकों की क्या हालत थी। देख लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था। जो 1917 से पहला था वो पूरा का पूरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव का दौर था, जिसको श्रमिक जो हैं महसूस कर रहे थे, देख रहे थे। अगला, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। इसी समय क्या था, औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे और उन उद्योगों में जो श्रमिक काम कर रहे थे उनमें काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा थे। कई बार तो ऐसा था जो 12 से 15 घंटे तक श्रमिकों को काम करना पड़ता था, जिसके मजदूरी कम दी जाती थी। अगला, औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को कारखाने में खड़ा कर दिया। अब जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो उसमें औरतें, आदमी और बच्चे भी जाने लगे काम करने के लिए। काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती थी। अगला पॉइंट है, वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी बढ़ जाना भी एक समस्या थी। तो ये सभी क्या थे? 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की हालात थे, तभी तो क्रांति हुई। अगला प्रश्न, अक्टूबर क्रांति क्या है? अब हम अक्टूबर क्रांति की बात करते हैं। रूस की क्रांति है ये भी, लेकिन पहली जनवरी फरवरी में क्रांतियाँ हुई, अभी अक्टूबर की क्रांति है। तो क्या थी ये? यह क्रांति का दूसरा दौर था। दूसरा पॉइंट, फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली थी। जो फरवरी क्रांति हुई उसके बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में चली गई? केरेंस्की के हाथ में। दूसरा, वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। जो केरेंस्की था वो फेल हो गया। पॉइंट 4 है, अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया। चूँकि ये सरकार भी अस्थायी थी, इसको भंग कर दिया गया। 5वां पॉइंट है, केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया, शासन लेनिन के हाथ में आ गया। अब शासक कौन बन गया? लेनिन। 6वां प्रश्न देख लेते हैं, 2 प्रश्न और बचे होंगे ज़्यादा से। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? हम यहाँ अर्थ की बात करेंगे। तो क्या क्या प्रभाव पड़े? जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा हो गया। जो जागीरें थी, बड़ी बड़ी ज़मीन कब्जाओ बैठे थे लोग, उनको क्या हुआ, उनसे ज़मीन छीन ली गई और वो किसानों को बांट दी गई।
दूसरा, उद्योगों पर राज्यों का नियंत्रण हो गया। इससे पहले जो उद्योग थे वो निजी थे, उन पर जो पूंजीपति थे उन्हीं का अधिकार था, लेकिन अब उन पर राज्य का अधिकार हो गया, जिससे वो मजदूरों पर, श्रमिकों पर अत्याचार न कर सकें। आगे, विकास के लिए आर्थिक नियोजन हुआ। विकास के लिए आर्थिक नियोजन हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी। आगे, साम्राज्यवाद का अंत हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवाद का भी अंत हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से लोग इतने भयभीत हो चुके थे कि अपना साम्राज्य बढ़ाने की जो लालसाएं थी वो उनकी फीकी पड़ गई, वो डर गए। आगे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीयता को भी क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, क्योंकि अब लोग अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच में बनकर रहना चाहते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको एक बार देख लेंगे हम। 1550 से 1880 ये एक लंबा समय था जिसमें रूस में समाजवाद पर चर्चा। अब इतने लंबे समय तक रूस में समाजवाद पर चर्चाएं होती रही। नए नए दार्शनिक आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और समाजवाद शब्द जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंच गया। 1898 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई है? 1898 में। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1917 में क्या घटनाक्रम घटा? 2 मार्च जॉर्ज का त्यागपत्र और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। ये दोनों घटनाएं 1917 में हुई। 1918-20 में रूस के अंदर गृह युद्ध चला 18 से 20 तक। 1919 में कॉमिंटन का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? कॉमिंटन का। और लास्ट पॉइंट है 1929 में सामूहिकरण का प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1929 में। तो ठीक है, आप इस अध्याय को कीजिए, इसको 2 बार देखिए, जब तक आपको सही से समझ में नहीं आता उसको बार बार देखिए, और आपके पास जो किताब है उस अध्याय को भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना। अपना ध्यान रखना। नमस्कार।